नमस्कार दोस्तों, ऑल्ड्रो एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और मार्गदर्शक, और आज हम VMOU कोटा जून 2026 की परीक्षाओं के लिए BA प्रोग्राम के सब्जेक्ट कोड EC02 यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास के मुद्दे के सबसे महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को बिल्कुल आसान भाषा में कवर करने वाले हैं। ये वो प्रश्न हैं जो आपको 75% से ज्यादा मार्क्स दिलाने में मदद करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी सुपरफास्ट तैयारी। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, उदारीकरण को परिभाषित कीजिए या इससे क्या अभिप्राय है। दोस्तों, ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि देखिए, दिसंबर 2017, दिसंबर 2019, जून 2023, जून 2015 और जून 2016 में भी पूछा गया है। इसको तो आपको रट लेना है। इसका सीधा सा जवाब है, उदारीकरण का अर्थ है अर्थव्यवस्था को सरकारी नियंत्रणों से मुक्त कर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, जिससे निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़े। इसको आप ऐसे समझिए, जब सरकार अपनी पकड़ थोड़ी ढीली करती है, नियमों को आसान बनाती है ताकि प्राइवेट कंपनियां और लोग आसानी से काम कर सकें और देश की तरक्की हो। अगला प्रश्न, प्रश्न 2, खाद्य सुरक्षा को परिभाषित कीजिए या इसकी अवधारणा समझाइए। साथियों, यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिसंबर 2017, दिसंबर 2016, जून 2023, दिसंबर 2015 और जून 2022 में भी ये आ चुका है। ध्यान से समझिएगा। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी व्यक्तियों के लिए हर समय पर्याप्त भोजन की उपलब्धता, जिससे वे एक सक्रिय और स्वस्थ जीवन जी सके। इसका सीधा सा मतलब है कि हर इंसान को हर समय इतना खाना मिलना चाहिए कि वो स्वस्थ रह सके और अपनी जिंदगी अच्छे से जी सके। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। छिपी या अदृश्य बेरोजगारी को परिभाषित कीजिए या इससे आप क्या समझते हैं। दोस्तों, यह प्रश्न भी दिसंबर 2018, G1 दिसंबर 2020, दिसंबर 2021 और जून 2017 में कई बार पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। छिपी बेरोजगारी वो स्थिति है जहां श्रमिक काम पर लगे प्रतीत होते हैं, लेकिन उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, यानी उनकी वास्तविक आवश्यकता नहीं। इसको आप ऐसे समझिए जैसे एक खेत में 5 लोगों का काम है, लेकिन वहां 10 लोग काम कर रहे हैं। जो एक्स्ट्रा 5 लोग हैं वो दिख तो रहे हैं कि काम कर रहे हैं, लेकिन उनके होने या ना होने से काम पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यही है छिपी हुई बेरोजगारी। अब आता है प्रश्न 4, मानव विकास सूचकांक HDI को परिभाषित कीजिए या ये क्या है। विद्यार्थियों, ये प्रश्न भी दिसंबर 2017, दिसंबर 2019, दिसंबर 2021 और जून 2024 में आ चुका है, यानी ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है। मानव विकास सूचकांक साक्षरता, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय जैसे कारकों को मिलाकर मानव कल्याण का माप है। दोस्तों, एक ऐसा पैमाना है जिससे पता चलता है कि किसी देश के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, कितने साल तक जीते हैं और उनकी कमाई कितनी है। इन सब को मिलाकर हम देखते हैं कि उस देश में इंसानों का विकास कितना हुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न 5, आयात प्रतिस्थापन को परिभाषित कीजिए या इसका अर्थ बताइए। दोस्तों, यह प्रश्न भी दिसंबर 2023, दिसंबर 2018, JUNDEC 2020 और जून 2016 में रिपीट हुआ है। इसको भी अच्छे से समझ लीजिए। आयात प्रतिस्थापन वो प्रक्रिया है जिसमें विदेशों से आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर उनकी कोई निकट स्थानापन्न को देश में ही उत्पादित किया जाता है। इसका मतलब है कि जो चीजें हम बाहर से मंगाते हैं, अगर हम वैसी ही या उससे मिलती जुलती चीजें अपने देश में ही बनाना शुरू कर दे तो उसे आयात प्रतिस्थापन कहते हैं। इससे हमारे देश का पैसा बचता है और हमारे उद्योग बढ़ते हैं। अरे वाह, अब आ गया है वो मौका जब आप अपनी तैयारी को सुपरचार्ज कर सकते हैं। दोस्तों, 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करने के लिए इस पूरी PDF गाइड को अभी डाउनलोड करें। डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देर मत कीजिए, अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर। विनिवेश या विनिवेशीकरण को परिभाषित कीजिए या इसका अर्थ बताइए। साथियों, ये प्रश्न भी दिसंबर 2018, जन दिसंबर 2020, जून 2016 और जून 2017 में पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। विनिवेश का अर्थ सरकार द्वारा सार्वजनिक उद्योगों को निजी क्षेत्र को बेच देना है।
सीधे शब्दों में कहें तो जब सरकार अपनी किसी कंपनी या उद्योग का कुछ हिस्सा या पूरा हिस्सा प्राइवेट कंपनियों को बेच देती है तो उसे विनिवेश कहते हैं। अब आता है प्रश्न 7, जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए या इससे आप क्या समझते हैं। दोस्तों, यह प्रश्न भी JUNDEC 2020, जून 2016, जून 2018 और जून 2017 में रिपीट हुआ है। इसको भी अच्छे से समझ लीजिए। जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या से है। दोस्तों, इसको ऐसे समझिए, 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा जो एरिया होता है ना, उसमें कितने लोग रहते हैं, यही जनसंख्या घनत्व कहलाता है। ये बताता है कि कोई जगह कितनी घनी आबादी वाली है। अगला प्रश्न 8, गरीबी को परिभाषित कीजिए या इसकी अवधारणा समझाइए। विद्यार्थियों, ये प्रश्न भी दिसंबर 2017, दिसंबर 2019, दिसंबर 2022 और जून 2016 में कई बार आ चुका है। बहुत ही जरूरी है ये। निर्धनता का अभिप्राय उस सामाजिक अवस्था से है जिसमें समाज का तबका बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित रहता है। सरल भाषा में कहें तो गरीबी वो हालत है जब लोगों को अपनी जिंदगी की सबसे जरूरी चीजें जैसे खाना, कपड़ा और घर भी ठीक से नहीं मिल पाता। चलिए देखते हैं प्रश्न 9, मिश्रित अर्थव्यवस्था को परिभाषित कीजिए। दोस्तों, ये प्रश्न भी दिसंबर 2023, जून 2016 और जून 2018 में पूछा गया है। इसको भी ध्यान से समझिएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था वो है जहां सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर आर्थिक विकास में योगदान करते हैं। इसका मतलब है कि किसी देश में सरकार, जिसे हम सरकारी क्षेत्र कहते हैं, और प्राइवेट कंपनियां यानी निजी क्षेत्र दोनों मिलकर काम करती हैं ताकि देश की तरक्की हो सके। भारत में भी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब आता है प्रश्न 10, गरीबी रेखा क्या है या इससे आप क्या समझते हैं। साथियों, ये प्रश्न भी दिसंबर 2018, दिसंबर 2021 और जून 2015 में रिपीट हुआ है। इसको भी अच्छे से समझ लीजिए। गरीबी रेखा वो न्यूनतम उपभोग स्तर है जिससे नीचे जीवन यापन करने वाला व्यक्ति निर्धन माना जाता है, जो अक्सर कैलोरी सेवन पर आधारित होता है। दोस्तों, गरीबी रेखा एक ऐसी लाइन है जिससे नीचे रहने वाले लोगों को गरीब माना जाता है। ये तय किया जाता है कि एक व्यक्ति को जीने के लिए कम से कम कितनी कैलोरी या कितने पैसे की जरूरत है। अगला प्रश्न 11, रुपए की आंशिक परिवर्तनीयता क्या है या इसके बारे में बताइए। दोस्तों, यह प्रश्न भी दिसंबर 2018, दिसंबर 2016 और जून 2015 में कई बार पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। रुपए की आंशिक परिवर्तनीयता का अर्थ विदेशी मुद्रा का बाजार, विनिमय दर पर वस्तुओं, सेवाओं, ब्याज भुगतान और पारिवारिक खर्चों के लिए क्रय विक्रय है। इसका मतलब है कि हमारा रुपया कुछ खास कामों के लिए, जैसे सामान खरीदने बेचने या कुछ खर्चों के लिए, विदेशी मुद्रा में बदला जा सकता है, लेकिन हर काम के लिए नहीं, इसलिए इसे आंशिक कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 12 की ओर। मुक्त व्यापार क्षेत्र को परिभाषित कीजिए या इसका अर्थ बताइए। विद्यार्थियों, ये प्रश्न भी दिसंबर 2018, दिसंबर 2016 और दिसंबर 2015 में रिपीट हुआ है। इसको भी अच्छे से समझ लीजिए। मुक्त व्यापार क्षेत्र वह भौगोलिक क्षेत्र है जहां विदेशी व्यापार पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, जिससे वस्तुओं का स्वतंत्र आवागमन संभव होता है। साथियों, ये एक ऐसा इलाका होता है जहां दूसरे देशों से सामान लाने ले जाने पर कोई टैक्स या रोक टोक नहीं होती। इससे व्यापार करना बहुत आसान हो जाता है। अब आता है प्रश्न 13, जल प्रदूषण को परिभाषित कीजिए या इसका अर्थ बताइए। दोस्तों, यह प्रश्न भी दिसंबर 2016, जून 2023 और जून 2018 में पूछा गया है। पर्यावरण से जुड़ा ये सवाल बहुत जरूरी है। जल में अनावश्यक पदार्थों का अत्यधिक मात्रा में मिलना, जिससे मनुष्य, जंतु तथा जलीय जीव क्षतिग्रस्त हो, जल प्रदूषण कहलाता है। जब पानी में ऐसी गंदी चीजें मिल जाती हैं जो इंसान, जानवर और पानी में रहने वाले जीवों के लिए नुकसानदायक होती हैं, तो उसे जल प्रदूषण कहते हैं। ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक है। अगला प्रश्न 14, बेरोजगारी को परिभाषित कीजिए या इससे आप क्या समझते हैं। साथियों, ये प्रश्न भी दिसंबर 2017, जून 2024 और दिसंबर 2022 में कई बार आ चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये।
बेरोजगारी वो स्थिति है जब काम करने के इच्छुक और सक्षम व्यक्ति को प्रचलित पारिश्रमिक दर पर काम नहीं मिलता। दोस्तों, बेरोजगारी तब होती है जब कोई व्यक्ति काम करना चाहता है, वो काम करने के काबिल भी है और उसे जो सैलरी मिलनी चाहिए उस पर भी वो तैयार है, लेकिन फिर भी उसे काम नहीं मिल पाता। चलिए देखते हैं प्रश्न 15, औद्योगिक वित्त क्या है और इसके स्रोत क्या है। विद्यार्थियों, यह प्रश्न भी दिसंबर 2023, दिसंबर 2022 और जून 2019 में रिपीट हुआ है। इसको भी अच्छे से समझ लीजिए। औद्योगिक वित्त उद्योगों को पूंजी प्रदान करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता है, जिसके मुख्य स्रोत पूंजी बाजार और सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएं हैं। इसका मतलब है कि उद्योगों को अपना काम चलाने और बढ़ाने के लिए जो पैसा चाहिए होता है उसे औद्योगिक वित्त कहते हैं। ये पैसा उन्हें शेयर बाजार या सरकारी बैंकों जैसी संस्थाओं से मिलता है। दोस्तों, सिर्फ EC02 ही नहीं, अल्थ्रू एकेडमी आपके लिए और भी कई विषयों की प्रीमियम गाइड्स लेकर आया है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहे इन सभी विषयों की गाइड्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर उपलब्ध हैं। अपनी जरूरत के हिसाब से उन्हें भी जरूर देखें और अपनी तैयारी को और मजबूत करें। अब आता है प्रश्न 16, वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए या इसका अर्थ बताइए। दोस्तों, यह प्रश्न भी दिसंबर 2016, दिसंबर 2015 और जून 2018 में कई बार पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। वैश्वीकरण किसी देश की अर्थव्यवस्था का अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं से एकीकरण है, जिसमें वस्तुओं, सेवाओं और मानव पूंजी का मुक्त आवागमन होता है। सरल शब्दों में कहें तो वैश्वीकरण का मतलब है जब एक देश की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था से जुड़ जाती है। इसमें सामान, सेवाएं और लोग भी एक देश से दूसरे देश आसानी से आ जा सकते हैं। अगला प्रश्न 17, कृषिगत वित्त के संस्थागत स्रोत बताइए। साथियों, ये प्रश्न भी दिसंबर 2021, जून 2015 और जून 2017 में रिपीट हुआ है। इसको भी अच्छे से समझ लीजिए। कृषिगत वित्त के संस्थागत स्रोतों में सहकारी समितियां, व्यापारिक बैंक, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड प्रमुख हैं। विद्यार्थियों, किसानों को खेती के लिए जो पैसा मिलता है उसके कुछ सरकारी और बैंक वाले स्रोत होते हैं। इनमें सहकारी बैंक, कमर्शियल बैंक, ग्रामीण बैंक और नाबार्ड जैसे बड़े संस्थान शामिल हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न 18, आर्थिक विकास को परिभाषित कीजिए या इसका अर्थ बताइए। दोस्तों, यह प्रश्न भी दिसंबर 2017 और दिसंबर 2016 में पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। आर्थिक विकास का अर्थ वास्तविक आय में दीर्घकालीन वृद्धि है, जिसका उद्देश्य गरीबी, असमानता और बेरोजगारी का निवारण कर भौतिक कल्याण में सुधार लाना है। आर्थिक विकास का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि लोगों की इनकम बढ़े, गरीबी कम हो, सबको बराबर मौके मिले और बेरोजगारी खत्म हो ताकि सबका जीवन बेहतर हो सके। अब आता है प्रश्न 19, नवीकरणीय संसाधन क्या है। साथियों, ये प्रश्न भी दिसंबर 2023 और दिसंबर 2019 में रिपीट हुआ है। पर्यावरण से जुड़ा ये सवाल भी बहुत जरूरी है। नवीकरणीय संसाधन वे हैं जो प्राकृतिक रूप से पुनः उत्पादित हो सकते हैं, जैसे वन संसाधन, सौर ऊर्जा, जल और वायु। दोस्तों, नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते या फिर खुद ब खुद दोबारा बन जाते हैं, जैसे सूरज की रोशनी, हवा, पानी और जंगल। ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। और अब हमारा आखिरी प्रश्न 20, भारत द्वारा निर्यात किए जाने वाले किन्हीं 4 मदों के नाम लिखिए। विद्यार्थियों, यह प्रश्न भी दिसंबर 2023 और जून 2019 में पूछा गया है। इसको भी अच्छे से समझ लीजिए। भारत द्वारा निर्यात किए जाने वाले प्रमुख मदों में इंजीनियरिंग वस्तुएं, हीरे जवाहरात, खनिज तेल और सिले सिलाए कपड़े शामिल हैं। भारत से जो चीजें दूसरे देशों में बेची जाती हैं उनमें मशीनें और इंजीनियरिंग का सामान, हीरे जवाहरात, कुछ तरह के तेल और रेडीमेड कपड़े मुख्य हैं। दोस्तों, हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत मददगार साबित होगा। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। अपनी तैयारी में कोई कसर मत छोड़िए। इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अल्थ्रू एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को भी जरूर चेक करें।
आप सभी को आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक।